वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 24 मार्च 2021 है। दिन की शुरुआत करना चाहूँगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइंस के साथ। ये दो लाइंस जो हैं वो मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब में से मिली। इट्स अबाउट एक्सक्यूजेस या फिर एक्सक्यूज़ या फिर बहाने। राइट, द बिलीव दैट दे आर गोइंग टू बी हार्ड टू चेंज इज़ ओनली अ बिलीफ। अगर आप ये मानते हैं कि आपके जीवन में बदलाव जो लाना चाहते हैं आप, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, तो ये सिर्फ एक मान्यता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेकिंग समथिंग डिफ़िकल्ट इन योर माइंड बिफोर यू इवन अंडरटेक द एफर्ट इज़ एन एक्सक्यूज़। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले ये मान लेना कि इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट, ये तो बहुत ही मुश्किल है, ये एक प्रकार का बहाना है। राइट, ये आपकी वीकनेस नहीं है। मैं मानता हूँ कि ये सोसाइटी ने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ऐसे टैग्स लगा दिए हैं कि पैसे कमाने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और ये जो बहुत मेहनत है वो हमें आतंकित कर देती है। फिर हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो इतनी मेहनत नहीं करते लेकिन फिर भी वो बहुत सारे पैसे कमाते हैं। या फिर आप बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स को भी देखेंगे जिन्होंने 25 घंटे 30 घंटे जो भी एक इमेजिनरी आवर्स हैं, लॉन्ग आवर्स, इतनी पढ़ाई नहीं की है उन्होंने। क्वालिटेटिव 2-3 आवर्स की हर रोज़ पढ़ाई की है, या फिर 4 घंटे की फोकस्ड तैयारी की है, और उन्होंने 1-2 साल में अलग अलग एग्ज़ाम्स जो हैं उनको क्रैक किया है। तो आई होप यू आर गेटिंग द मैसेज हियर कि आपका जो पहला स्टेप है, राइट, बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये जो आपने रास्ता चुना है इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन आप जब भी अपना पहला स्टेप रखें, ऐसा मत मानिए कि ये इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट। जस्ट टेल योर सेल्फ कि आई एम गोइंग टू एन्जॉय द प्रोसेस, यू नो। तो आई होप यू विल फाइंड दिस थिंग आपके जीवन में। बहुत बार आपके दिमाग को ऑब्जर्व कीजिएगा, यू विल फाइंड कि आपका दिमाग जो है वो आपका इस प्रकार के एक्सक्यूजेस प्रोवाइड करेगा। जब आप उनको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन भी ढूंढेंगे। आज हमारे टेबल के ऊपर 4 इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। फाइनेंशियल न्यूज़ हैं, फिर दूसरे भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। वी आर गोइंग टू गो थ्रू इट। डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू लेकर आए हैं एक ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स। आप डेमो वीडियोस भी देख सकते हैं ऑन आवर वेबसाइट दैट इज studiiq.com, या फिर हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से भी आप डेमो वीडियोस देख पाएंगे। लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। कल जो मैंने आपको 3 प्रश्न पूछे थे उनके आंसर्स हैं फ्री मूवमेंट रेजीम, इंडिया एंड इसराइल, और लॉयड ऑस्टिन। और एक बीच में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था ब्रह्मोस के बारे में, तो द आंसर इज फिलीपाइंस। आज का पहला प्रश्न यह है कि हाल ही में भारत के 2 राज्यों ने कैन बेतवा लिंक एग्रीमेंट को साइन किया है, तो ये 2 राज्य कौन से हैं। दूसरा प्रश्न है कि रशिया जो है, रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने एक एग्रीमेंट साइन किया है भारत की एक कंपनी के साथ, जो स्पुतनिक 5 कोविड-19 वैक्सीन जो है उसका प्रोडक्शन हमारे देश में करेगी। वैसे टोटल 4 कंपनीज हैं, तो 4 कंपनीज में से एक कंपनी का नाम है हिटीरो ग्रुप, दूसरे का नाम है ग्लैंड फार्मा, तीसरे का नाम है स्टेलिस बायो फार्मा, और फोर्थ जो कंपनी है वो इन 4 नामों में से एक है। तो बताइए उसका आंसर। हु वॉज अवॉर्डेड द गांधी पीस प्राइज फॉर 2019? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। आज का पहला टॉपिक, स्पीडिंग इट अप। डियर फ्रेंड्स, हमारे देश में कोविड-19 का जो सेकेंड वेव है, लगता है उसकी शुरुआत हो चुकी है। ऑफिशियली अभी भी डिक्लेयर नहीं हुआ है कि, जहाँ तक मेरी समझ है, ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है कि सेकेंड वेव की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे राज्यों में हमने देखा कि कोविड-19 के केसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ने लगे हैं। ये कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ आइटम जो है, ये तस्वीर मुझे मिली टाइम्स ऑफ इंडिया में से। क्या आप देख रहे हैं ये भीड़? क्या किसी ने मास्क पहना है? नहीं। ये एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ। मथुरा से 25 किलोमीटर दूर एक जगह है बरसना, और ये बरसना जो है वहाँ पर एक लाथमार होली सेलिब्रेट की गई लास्ट ट्यूसडे। और पता है यहाँ पर कितने लोग इकट्ठा हुए थे? 5 लाख लोग। आज से 1 साल पहले मार्च के टाइम पर, 24 मार्च के बाद, एक दिन के बाद, भारत ने लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया था। राइट, अभी भी कोरोना वायरस हमारे देश में है, दुनिया में है, और हमारा बिहेवियर देखिए।
सो दिस इज़ ए वेरी सीरियस थिंग आई बिलीव। सरकार बता रही है कि आप मास्क पहनें। अगर हम सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल करें तो भी हमें पता चलता है कि ऐसी जगहों पर हमें नहीं जाना चाहिए, इतनी भीड़ जो है वो हमें इकट्ठा नहीं करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 5 लाख जितने लोग जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने राज्य सरकारों को ये छूट दी है कि आप लोकल कर्ब्स जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करें। राज्य सरकारों को ये छूट दी गई है कि आपको अगर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ कर्ब्स लगाने हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने हैं, तो ये परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दी है। होली की बात करें तो देयर विल बी नो पब्लिक सेलिब्रेशन ऑन होली और अदर फेस्टिवल्स। ये भी एक आज की न्यूज़ आइटम है। और यहाँ पर देखिए माइल्स टू गो, ये आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का फर्स्ट पेज जो है उसमें ये आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा। वाइल इंडिया एडमिनिस्टर्ड द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ कोविड-19 वैक्सीन डोजेस इन द वर्ल्ड एज ऑन 22 मार्च, ओनली 3.54 डोजेस वर गिवन पर 100 पीपल। हमारे देश में भले ही हमने आज का जो एक आंकड़ा न्यूज़ में हमें पढ़ने को मिलता है दैट इज़ 5 करोड़, हमारे देश में हमने लगभग 5 करोड़ लोगों को कोविड-19 की वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर दी है। लेकिन फिर भी 100 में से सिर्फ 3.5 या फिर आप पकड़ लीजिए कि 100 में से सिर्फ 4 लोगों को ही हमारे देश में वैक्सीनेट किया गया है। तो रफली स्पीकिंग 4% जितनी पॉपुलेशन ही हम वैक्सीनेट कर पाए हैं, इज़न्ट इट। यूएसए को देखिए, यूएसए में 37.83% है। लेट मी रिमूव दिस अप ताकि आप इसको अच्छी तरीके से देख सकें। थोड़ा जूम कर लेते हैं। एज यू कैन सी हियर, यूएसए में डोज एडमिनिस्ट्रेड अगर आप देखें तो 12 करोड़ साढ़े 12 करोड़ से भी ज़्यादा डोजेस एडमिनिस्टर किए गए हैं। 38 लोग, रफली 100 में से 38 लोगों को यूएसए में वैक्सीनेट किया गया है। चाइना में लगभग 5 जितने लोगों को आउट ऑफ 100 और 7.5 करोड़ डोजेस वहाँ पर दिए गए हैं। भारत में 4.85, आज का आंकड़ा है 5 करोड़, और जैसे हमने देखा 3.54 करोड़ ओनली। यूके में 3.03 करोड़, लेकिन यूके ने अपनी जो पॉपुलेशन है 100 में से 44.6% लोगों को वैक्सीनेट किया है। इज़राइल जो है इसमें सबसे आगे हैं 112.99, और बाकी के देशों का आंकड़ा भी भारत से काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर देखिए आप पूरे लिस्ट में इंडिया जो है उसका आंकड़ा सबसे कम है आउट ऑफ 100। तो कहीं ना कहीं इसका रीज़न ये है, एक बड़ा रीज़न जो है दैट इज़ वैक्सीन हेजिस्टेंसी, उसके बारे में भी बात करेंगे। नई गाइडलाइंस आ चुकी हैं। आज के फर्स्ट पेज, सभी न्यूज़पेपर्स के फर्स्ट पेज में आपको ये चीज़ पढ़ने को मिलेगी कि नई गाइडलाइंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज़ की हैं, और कोई भी व्यक्ति जिनकी एज 45 ईयर्स से ज़्यादा हैं उनको वैक्सीनेट किया जा सकता है, और ये एक अच्छी बात भी है। इससे फ़ायदा ये होगा, अभी तक ये था कि अगर आपकी एज 60 या फिर उससे ज़्यादा हैं, और अगर आपकी एज 45 से ज़्यादा हैं और आपको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, कोमॉर्बिडिटीज़ यानी कि आपको दूसरी बीमारियां हैं, तो फिर आपको वैक्सीनेशन मिल सकता है। 60 के ऊपर किसी व्यक्ति को आपको बीमारी है या नहीं, यू कैन गेट वैक्सीनेशन। 45 से ऊपर अगर आप 45 या फिर उससे ज़्यादा हैं तो आपको कोमॉर्बिडिटीज़ होनी चाहिए। आज तक ये सिचुएशन थी। अब हर एक व्यक्ति या फिर जो भी व्यक्ति 45 से ज़्यादा हैं वो वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हैं। ये नई गाइडलाइंस आ चुके हैं। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा, कल मेरे कलीग ने एक वीडियो भी लॉन्च किया था हमने कि 2 डोजेस जो हैं कोविशील्ड के, उसके बीच में भी गैप जो है वो इंक्रीज़ कर दिया गया है, 6 to 8 वीक्स अब कर दिया गया है। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट जब किया जाएगा तो इसका एक फ़ायदा जो होगा, ऑफ कोर्स वैक्सीनेशन से लोगों को एक रक्षा भी होगी। सुपर स्प्रेडर्स अगर कोई हैं तो उनसे फिर आगे क्योंकि वो वैक्सीनेटेड हैं तो फिर कोविड-19 की चपेट में वो नहीं आएंगे होपफुली। और एक और फ़ायदा जो है दैट इज़ वैक्सीनेशन का जो एक वेस्टेज है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वैक्सीनेशन को एक बार आपने वैक्सीन जो है उसको एक बार आपने ओपन किया तो फिर 4 घंटों के अंदर यू हैव टू यूज़ इट, या टिकटॉक जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इफ़ यू डोंट यूज़ इट फॉर 4 आवर्स तो फिर वो बिगड़ जाता है। यूएसए जो है उसने काफ़ी स्मार्ट तरीके से एक चीज़ की कि यूएसए ने क्या किया कि कई जगहों पर जो
एक्स्ट्रा वैक्सीनेशन थी उनके पास, तो वहाँ पर यंगस्टर्स को भी यूएसए जो है वो बुलाने लगा और कहा कि अगर आपको वैक्सीनेशन चाहिए देन वी विल गिव इट टू यू, आप यहाँ पर आ जाइए। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि वैक्सीनेशन का वेस्टेज जो है वो ना के बराबर हो गया। तो दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड टू डू। अब चेन्नई जो है उसकी सिविक बॉडी की बात करें तो उसकी कैपेसिटी है 60,000 डेली डोजेस की कैपेसिटी है। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से चेन्नई की जो सिविक बॉडी है वो इतने लोगों को हर रोज़ वैक्सीनेट कर सकती है। सैटरडे को देखिए कितने लोगों को वैक्सीनेट किया गया, सिर्फ 32,000 लोगों को। मंडे को यह आंकड़ा और ड्रॉप हुआ, ओनली 18,000। तो यहाँ पर देखिए कितना बड़ा गैप है आपकी कैपेसिटी और रियलिटी में जो हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकारों को, राज्य सरकारें डिस्ट्रिक्ट्स को, डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो उसके नीचे का जो भी लेवल है, तालुका लेवल, ग्राम लेवल, हर एक जगह पर हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हमारे देश में वन साइज फिट ऑल ये चीज़ काम नहीं कर सकती। हर एक राज्य के अलग अलग चैलेंजेस हैं, अलग अलग जियोग्राफी है, अलग अलग डेमोग्राफी है, यानी कि अलग अलग जो एज ग्रुप हैं वो अलग हैं, शहरों की साइज़ अलग हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो हमारे देश में इतना ज़्यादा नहीं है। तो द बेस्ट इज़ कि जिस पर्टिकुलर राज्य को जो बेस्ट लगता है उसकी उनको स्वतंत्रता मिले, लेकिन राज्य सरकारों को भी एक बैलेंस रखना होगा। फिर अब लॉकडाउन जो है वो इसका सॉल्यूशन नहीं है। ताइवान, जापान, फिर दूसरे ऐसे देश, बहुत सारे ऐसे देशों के एग्जाम्पल हैं जिन्होंने कोविड-19 की जब शुरुआत हुई उस टाइम पर भी उन्होंने लॉकडाउन नहीं रखा था। तो अब तो हम कोविड को अच्छी तरीके से जानने लगे हैं, वी नो सो मेनी थिंग्स अबाउट कोविड-19 और वैक्सीनेशन भी है। तो लॉकडाउन इसका सॉल्यूशन नहीं है। मेरा मानना यह है कि अवेयरनेस जो है, अवेयरनेस आप इसको समझ भी कह सकते हैं, राइट, दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन। लोगों को समझाइए, राज्य सरकारों को और पॉलिटिशियंस को भी समझना पड़ेगा। फिर इलेक्शन के टाइम पर आप देखते हैं कि एक भीड़ इकट्ठा होती हैं और व्हाट वी से सभाएं होती हैं, और इलेक्शन जब ख़त्म हो गया, रिजल्ट आ गया, उसके बाद फिर से लॉकडाउन या फिर लोकलाइज्ड लॉकडाउन लगाए जाते हैं। तो इससे लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगा। फ्रीडम टू टैकल लोकलाइज्ड इन्फेक्शन सर्जेस, जो मैंने आपको बताया कि स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी जो है दैट इज़ दी ओनली की। एंड वैक्सीन हेजिस्टेंसी या फिर वैक्सीन के खिलाफ, वैक्सीन के प्रति जो एक इग्नोरेंस है, लोगों की समझ नहीं है या फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं है या फिर वो फेक न्यूज़ के शिकार हैं, तो ये चीज़ हटाने का काम जो है वो गवर्नमेंट और दूसरे स्टेक होल्डर्स को करना पड़ेगा। तो आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मुंबई मकरैकिंग। मुंबई के एक्स सीपी यानी कि कमिश्नर ऑफ पुलिस, मैं यहाँ पर कमिश्नर को सीपी कहूँगा, राइट। तो जो एक्स सीपी है मुंबई के, उनका नाम है परमबीर सिंह। परमबीर सिंह ने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है महाराष्ट्र के एचएम यानी कि होम मिनिस्टर, गृह मंत्री के ऊपर, जिनका नाम है अनिल देशमुख। उन्होंने एक पत्र लिखा चीफ मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को, और इस पत्र में परमबीर सिंह ने ये कहा है, ये इल्ज़ाम लगाया है कि महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर हैं वो पुलिस वालों को ये कहते थे कि आप हर महीने 100 करोड़ रुपए जो हैं वो आप एक चढ़ावा या फिर चंदा कलेक्ट कीजिए या फिर करप्शन का पैसा कलेक्ट करके होम मिनिस्टर को प्रोवाइड करें। ऐसा एक इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या नई बात है, शायद ये आंकड़ा बड़ा है या फिर ये आंकड़ा हम थोड़ा कई जगहों पर छोटा भी हो सकता है, लेकिन एक नेक्सस तो है ही, एक मिली भगत तो है ही। हर एक पुलिस वाले की नहीं, हर एक पॉलिटिशियन की नहीं, लेकिन कुछ पुलिस वाले, कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ बिजनेसेस मिलजुल कर पूरी एक प्रकार से सिस्टम चलाते हैं। एक तरफ है पुलिस, एक तरफ है पॉलिटिक्स, एक तरफ है क्रिमिनल्स और एक तरफ है बिजनेसेस, राइट। हर कोई एक दूसरे के साथ मिला हुआ है और ये कोई एक नई बात हमारे देश के लिए नहीं है। एंड ऑफ कोर्स आप भी जानते होंगे कि इसके ऊपर मुझे ज़्यादा
डीप में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को सुनते भी हैं और देखते भी हैं। लेकिन यहाँ पर एक सीपी ने, एक एक्स सीपी ने ये जो एक इल्ज़ाम लगाया है, तो इसके ऊपर डेफिनेटली एक सीरियस, एक थरो, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दूसरी चीज़, ये मुकेश अंबानी के घर के बाहर ये जो एक एसयूवी मिली थी स्कॉर्पियो, और उसके अंदर कुछ व्हाट वी से एक्सप्लोजिव मटेरियल मिला था, और यहाँ पर एक नाम आया है मुंबई के एक पुलिस ऑफिसर का, इनका नाम है सचिन वाजे। ये सचिन वाजे जो हैं, इनको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अरेस्ट किया, और ये जो व्यक्ति हैं ये भी पॉलिटिक्स और क्राइम के साथ जुड़े हुए हैं। ये सारी चीज़ें अब सामने आ रही हैं। आज एक और न्यूज़ आइटम है कि एक व्यक्ति के मर्डर केस में भी प्राइम एक्यूज्ड के तौर पर ये सचिन वाजे जो हैं उनका नाम सामने आया है। दूसरी एक चीज़, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जब आप मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, और ये प्रश्न है परमबीर सिंह के ऊपर, कि आप जब मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे तो उस टाइम पर आप क्या कर रहे थे? उस टाइम पर अगर आपको पता था कि ये 100 करोड़ रुपए पुलिस डिपार्टमेंट से मांगे जा रहे हैं, तो आपको एक केस फाइल करना चाहिए था। तो उस टाइम पर आपने केस फाइल क्यों नहीं किया? क्या आपको ये लग रहा था कि अगर आप ये करेंगे तो फिर आपकी भी पोल खुलेगी? या फिर क्या ये था कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो बहुत पावरफुल हैं तो उनके खिलाफ नहीं जा पाएंगे? तो फिर सीपी के पावर्स क्या हैं? जनता के लिए कमिश्नर ऑफ पुलिस जो हैं इज़ द मेन हेड ऑफ दैट सिटी, इज़न्ट इट? जो पुलिस की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, सेफ्टी की बात करें, तो उस पर्टिकुलर शहर में सबसे ताकतवर कोई व्यक्ति है तो दैट इज़ कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो उनकी भी नहीं चलती हैं तो फिर कहाँ के कमिश्नर? इसका मतलब ये भी है कि क्या हमारी सिस्टम जो है वो फुल प्रूफ है? आप एक बड़े शहर में रहते हैं, टैक्स पे करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, और हमारे जो बड़े शहर हैं वो हमारी इकोनॉमी के इंजन्स भी हैं। बड़े शहर अगर बंद हो गए तो फिर इकोनॉमी जो है उसकी स्पीड कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और जैसे मैंने कई बार आपको कहा है कि अगर किसी शहर में या फिर किसी जगह पर सेफ्टी नहीं है तो बाकी की कोई भी चीज़, आपके पास कितने भी अच्छे रिसोर्सेज क्यों ना हो, आप कितना भी अच्छा लोकेशन क्यों ना हो, आपकी तरक्की नहीं हो सकती। तो वी नीड टू चेंज सिस्टम। हमें ये जो पॉलिटिशियंस पुलिस ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं, जो आपके फेवरेट्स होते हैं, उनको टॉप पर जाने का एक मौका मिलता है, ये सारी चीज़ें आई थिंक बंद होनी चाहिए। पुलिस रिफॉर्म्स, जो 7 रिफॉर्म्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने 2006 प्रकाश सिंह वाला जो केस था, एक आईपीएस ऑफिसर ने एक पीआईएल फाइल की थी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि ये सिस्टम को चेंज कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने 7 रिफॉर्म्स का आदेश दिया, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिन्होंने सातों के साथ रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया गया हो, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि ये होम डिपार्टमेंट या फिर होम मिनिस्ट्री जो हैं उसके अंडर ही पुलिस रहें, ताकि पुलिस के माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ें करवा सकते हैं। अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो तू मैं के मोड पर भी आ चुकी हैं, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन। देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, करेक्टिव वॉइस। कुछ टाइम पहले सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबड़े साहब ने एक रिमार्क दी थी। अब बाद में उन्होंने ये कहा कि मैंने जो कहा था उसको गलत तरीके से लोगों ने ले लिया। उन्होंने ये कहा था कि ये जो आप शादी करेंगे, आपने जिसके साथ जिस विक्टिम का, जिस पीड़ित का रेप किया है, क्या आप उनके साथ शादी करेंगे? इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा था, और फिर एक बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्सी हुई, और क्यों ना हो, क्योंकि दिस रिमाइंड्स मी ऑफ मोरक्को में आई थिंक 2014 तक ऐसा कुछ कानून था कि अगर किसी ने किसी का रेप किया और फिर वो कोर्ट में मैटर जाती है और फिर वो लड़का जो है वो कह देता है कि ओके मैं इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ, तो फिर वो केस जो है वो ख़त्म हो जाता है। ऐसी सिचुएशन थी, जस्ट इमेजिन। तो उसमें ऐसी सिचुएशन में आप कैसे सांस ले पाएंगे? तो यहाँ पर एक और केस सामने आया था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो है उसने एक सेक्सुअल ऑफेंडर को यह कहा कि अगर आप जो महिला हैं
जिनके साथ आपने बदतमीज़ी की है या फिर सेक्सुअली अब्यूज़ किया है उस महिला को, तो अगर आप उनसे राखी बंधवा लेंगे तो फिर आपको बेल मिल जाएगी। इस प्रकार का कुछ केस था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, दिस इज़ सेंडिंग ए वेरी रॉन्ग मैसेज। और एक अच्छी बात है कि एक बेंच, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच जिनके दो जजेस हैं, एक हैं खानविलकर और दूसरे हैं भट्ट, तो ये दो जजेस की बेंच ने सभी कोर्ट्स को have asked all courts to refrain from imposing marriage or mandate any compromise between a sex offender and his victim. ये बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट की, इस बेंच ने सभी कोर्ट्स को, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी आ गई, हाई कोर्ट्स भी आ गई, लोअर कोर्ट्स भी आ गई, सभी को ये कहा है कि जब कोई सेक्सुअल ऑफेंस का कोई केस आपके सामने आता है तो इसमें मैरिज या फिर कॉम्प्रोमाइज़, ये सारी चीज़ें जो हैं वो होनी ही नहीं चाहिए। किस प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़? कोई किसी का रेप कर ले, किसी के साथ किसी महिला को सेक्सुअली अब्यूज़ करे और उसके बाद वो राखी बंधवा ले या फिर उससे शादी कर ले तो केस रफा दफा। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। ये जो बेंच है, उन्होंने बैंकॉक जनरल गाइडेंस फॉर जजेस ऑन एम्प्लॉइंग ए जेंडर पर्सपेक्टिव इन साउथ ईस्ट एशिया को रेफ़र किया और कहा कि बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं, इन सारे स्टीरियोटाइप्स से जजेस को बचना चाहिए कि विमेन आर फिजिकली वीक, men are the head of the household and must make all decisions related to family, women should be submissive and obedient। ये सारी जो मान्यताएं हैं या फिर गलत मान्यताएं हैं, आई वुड से, ये सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए जजेस को, ऐसा इस पर्टिकुलर बेंच ने कहा है बाय रेफरिंग इट दिस बैंकॉक जनरल गाइडेंस फॉर जजेस। और दूसरी एक चीज़ जो इस बेंच ने कही है, एंड दैट इज़ अबाउट साइलेंस। जो चुप्पी है, जेंडर वायलेंस जो हैं वो उस कल्चर में होते हैं जहाँ पर जो पीड़ित हैं उनको चुप करवाया जाता है कि आपके साथ कुछ हुआ है, कुछ मत बोलिए, राइट, आप चलते रहिए, डोंट से एनीथिंग, अगर आप कुछ कहेंगे तो आपकी ही बदनामी होगी। तो ये जो कल्चर है, इस कल्चर की वजह से जो इस प्रकार के भेड़िए हैं उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम कुछ भी करेंगे, क्या कर लेंगे, या फिर कहता है ना कि डू वॉट एवर यू लाइक, देखता हूँ क्या कर सकते हो आप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इससे पहले जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ने एक केस था, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पुनिया, उस केस में भी आर्ग्यू किया था कि जो आर्मी है या फिर हमारी फोर्सेस जो हैं, उनको जो महिला ऑफिसर्स हैं या फिर जो महिला सिपाही हैं, तो उनको सेम ट्रीट करना चाहिए, जस्ट लाइक मैन। एक बार आपने यूनिफॉर्म पहन लिया देन यू आर इक्वल। तो उसमें ऐसा नहीं कि महिलाएं सॉफ्ट हैं और महिला ये हैं वो हैं और इस प्रकार के स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो उसको आप कंटिन्यू करें। दूसरा जो एक केस था, इसमें अनुज गर्ग का एक केस था, इसमें कोर्ट हैज़ कॉल्ड आउट द नोशन ऑफ रोमांटिक पैटर्नलिज्म एज एन अटेम्प्ट टू पुट विमेन इन केज। जो संस्कार और ये और वो सारी चीज़ों के उसकी आड़ में फिर महिलाओं को एक केज में रखा जाता है, केज इन द सेंस के उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कोर्ट ने इससे पहले भी बताई थी और ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स भी हैं। तो इट्स गुड कि ये बेंच जो है, इस बेंच ने क्लियरली बता दिया है कि सेक्सुअल ऑफेंडर और विक्टिम के बीच में किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो नहीं हो सकता। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो कानून हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन ही होना चाहिए। Moving on to next interesting article, it's about India and Taiwan। ताइवान आपकी स्क्रीन के ऊपर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइना, दिस इज़ ताइवान, और यहाँ पर है ताइवान स्ट्रेट जो चाइना और ताइवान के बीच में है। चाइना का कहना यह है कि ताइवान हमारा ही देश है, ताइवान का कहना यह है कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री, हम कभी भी चाइना के पार्ट नहीं थे। ताइपी इसका कैपिटल है और आप देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भी इस देश से पास होती हैं। यहाँ पर है पैसिफिक ओशियन, यह है साउथ चाइना सी, लुजोन स्ट्रेट यहाँ पर है। और ताइवान काफ़ी न्यूज़ में रहा है ये साल भी, लास्ट ईयर भी, फॉर वेरियस डिफरेंट रीजंस। तो आपको इसकी जियोग्राफी जो है वो अच्छे से पता होनी चाहिए। मेक श्योर कि इस PDF को डाउनलोड करने के बाद एटलीस्ट मिनिमम आप 5 मिनट इस मैप को दें, एशिया का मैप निकालिए और
उसमें भी ताइवान को लोकेट करें, देखिए कौन कौन से देश इसके इर्द गिर्द हैं। और आई वुड से 10 मिनट्स, राइट, मैक्सिमम 10 मिनट्स, मिनिमम 5 मिनट्स आप इन्वेस्ट कीजिएगा ताइवान के पीछे। थोड़ी बहुत और डिटेल्स चाहिए तो एक दो वेबसाइट देख लीजिए, बट यू विल फाइंड गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट ताइवान। बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। इंडिया और ताइवान के बीच में 25 सालों से एक रिलेशनशिप है, लेकिन इंडिया जो है वो खुलेआम ताइवान के साथ हमारे जो रिलेशनशिप हैं उसको क्लियरली हम इतना सेलिब्रेट नहीं करते, इतना डिक्लेयर नहीं करते। कहीं ना कहीं चाइना इसके पीछे एक मेन रीज़न है। शायद भारत थोड़ा बहुत हिचकिचा रहा है चाइना को लेकर, और ताइवान और इंडिया के रिलेशनशिप जो है और उसमें चाइना का जो एंगल है, तो शायद इसकी वजह से। बट आई थिंक वक्त आ चुका है कि हम खुले तौर पर, डंके की चोट पर ताइवान के साथ हमारे जो रिलेशनशिप हैं उसको सेलिब्रेट करें। बहुत सारे क्षेत्रों में भारत और चाइना के बीच में भारत और ताइवान के बीच में रिलेशनशिप है। इसमें एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट, कस्टम्स कोऑपरेशन, सिविल एविएशन, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन और दूसरे भी ऐसे क्षेत्र हैं। दोनों देश फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स, जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करने वाले देश हैं। और इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हमें चाहिए पॉलिटिकल विल। दोनों तरफ से जो पॉलिटिक्स हैं या फिर पॉलिटिकल विल जो हैं उसकी एक आवश्यकता होगी, तब जाकर हम इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा मजबूत कर पाएंगे। जो मैं आपको बता रहा था कि पेंडेमिक के बारे में, कि बहुत सारे देश, उसमें ताइवान भी हैं, तो ताइवान ने काफ़ी अच्छी तरीके से कोविड-19 को हैंडल किया था, तो उससे हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। दोनों देशों के बीच में जो हेल्थ केयर कोऑपरेशन है वो इतना फ़िलहाल अच्छा नहीं है। हम ट्रेडिशनल मेडिसिन्स में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं, लेकिन जो मॉडर्न हेल्थ केयर है उसमें हम बहुत सारी चीज़ें ताइवान से सीख सकते हैं। कैसे ताइवान ने पेंडेमिक को रोका, कैसे अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए गए, ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़, एयर पोल्यूशन की बात करें तो ताइवान के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको आप बायो फ्रेंडली कह सकते हैं। बायो फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ के यहाँ पर आने से भारत के बहुत सारे जो पोल्यूशन के सोर्सेस हैं या फिर पोल्यूशन का जो इश्यू है उसमें ताइवान हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टनर बन सकता है। हमारे देश में स्टबल बर्निंग और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वेस्ट जो है उसको कैसे वेल्थ में कन्वर्ट करना, ये बहुत सारी चीज़ें हम ताइवान से सीख सकते हैं। फर्दर, न्यू दिल्ली एंड ताइपे कैन ऑल्सो अंडरटेक जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी दोनों मिलकर R&D कर सकते हैं। एक और चीज़ की जो खामी है वो है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। ताइवान के लोग भारत के लोगों को इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते, और हमारे देश में भी यही सिचुएशन है, हम ताइवान के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो टूरिज़्म एक ऐसा क्षेत्र है जिससे ये कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। हमारे देश में बुद्धा जो हैं, गौतम बुद्ध, तो उसकी हिस्ट्री, और ताइवान के लोग जो हैं वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। तो भारत इज़ लाइक ए मक्का मदीना इज़न्ट इट फॉर दिस पीपल ऑफ ताइवान। लेकिन इतने ज़्यादा लोग हमारे देश में नहीं आते ताइवान से हर साल, तो कैसे हम उनको अट्रैक्ट कर सके, कैसे ये जो बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज है, एक धार्मिक यात्रा के ऊपर, यहाँ पर कैसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम अट्रैक्ट कर सके। उसके बाद ताइवान में भी हमारे लोग ताइवान पर जाएँ, वहाँ की चीज़ों को देखें, एक्सप्लोर करें ताइवान को। तो दिस इज़ समथिंग दैट दे शुड ऑल्सो प्रमोट। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज की बात करें तो भारत की एक रेप्यूटेशन है इसमें। ताइवान की बात करें तो ताइवान ग्लोबल लीडर है सेमीकंडक्टर्स, जिसको हम कहते हैं चिप। ये खाने की चिप्स की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट चिप, राइट, दैट यू फाइंड इन योर कंप्यूटर, मोबाइल एक्सेट्रा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और सेमीकंडक्टर में ताइवान नंबर 1 है। सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वी आर ए गुड प्लेयर। तो यहाँ पर एक क्लियर सिनर्जी है, 2+2=5। जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट्स मिलेंगे तो उसका रिजल्ट जो है वो काफ़ी पॉजिटिव आएगा। हमारे देश में लगभग 200 जितनी ताइवानीज़ कंपनीज जो हैं वो काम कर रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन, पेट्रोकेमिकल्स, मशीन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, ऑटो पार्ट्स एक्सेट्रा। और इन्वेस्टमेंट भी ताइवान का इन्वेस्टमेंट भारत काफ़ी अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन हमारे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ पर लेबर लॉज को लेकर, फिर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस, फिर सबसे बड़ा तो मुझे लगता है टाइम और कल्चर, राइट। हमारे यहाँ पर सारी चीज़ें आराम से की जाती हैं, प्रोजेक्ट को
प्रोजेक्ट का 1 साल में प्रोजेक्ट ख़त्म करना है, 2-3 साल हो जाए, सब चलता है। वहाँ पर ऐसा नहीं चलता। ताइवान के लोग तो पागल हो जाएंगे अगर आप कुछ जापानीज़ लोगों को, ताइवानीज़ लोगों को मिलेंगे, देन दे विल फील वेरी बैड। अगर आपने उनको कहा है कि हम 10 बजे मिलेंगे और अगर आप 10:02 पर मिलते हैं, देन उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए 11 बजे भी मिले तो भी इट्स नॉट अ बिग थिंग। तो ये टाइम मैनेजमेंट का इश्यू जो है भारत का, ये हमें चेंज करना पड़ेगा। एक वक्त था जब वी वर वेरी गुड विथ इट, लेकिन पिछले कुछ सेंचुरी से तो ये हालत बहुत ही ख़राब है। मूविंग ऑन टू फाइनेंशियल न्यूज़, नो इक्विलाइजेशन लेवी सर्विसेज गुड्स प्रोवाइडेड बाय इंडियन एंटिटी। जो अलीबाबा, अमेज़ोन, नेटफ्लिक्स एक्सेट्रा, गूगल, तो इनके ऊपर जो इक्विलाइजेशन लेवी लगाने की जो बात थी, तो इसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बताया है कि अगर ये जो सामान है या फिर सर्विसेज जो हैं, ये भारत में परमानेंटली एस्टैब्लिश्ड कोई ओवरसीज़ कंपनीज़ ने प्रोवाइड की है सर्विसेज, तो फिर इक्विलाइजेशन लेवी जो है वो नहीं लगाई जाएगी। जो 6% एक प्रकार का टैक्स पे करना था, वो इन अलीबाबा, अमेज़ोन, नेटफ्लिक्स को नहीं पे करना पड़ेगा। If foreign e-commerce companies pay income tax here, then equalization levy is not applicable. अगर वो income tax यहाँ पर पे करते हैं तो फिर ये इक्विलाइजेशन लेवी उनके ऊपर नहीं लगाई जाएगी। इसी के साथ प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन की भी लिमिट जो है वो इंक्रीज़ की है। तो ये एक फाइनेंस बिल जो है वो पास किया गया है, और जो DFI हैं उनको, गवर्नमेंट DFIs को 10 ईयर का इनकम टैक्स हॉलीडे मिलेगा, प्राइवेट को 5 साल का मिलेगा, और इसके अलावा दूसरे भी छोटे बड़े बदलाव जो हैं वो अनाउंस किए गए हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया है कि लोन मोराटोरियम जो है उसका एक्सटेंशन अब नहीं होगा। जो कोविड-19 के टाइम पर लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर एक मोराटोरियम रखा गया था, लेकिन अब वो कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, और कोर्ट ने ये भी छूट दी है कि अब कंपनीज जो हैं उनको NPA डिक्लेयर किया जा सकता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर किया जा सकता है अगर वो टाइम पर लोन पे नहीं कर रहे हैं तो। इंडिया फाइल्स अपील अगेंस्ट केन आर्बिट्रेशन अवार्ड। जो केन एनर्जी हैं उनका जो केस था, जिसको हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, तो आई एम श्योर आपको इसके बैकग्राउंड के बारे में पता होगा। तो ये केस जो है वो भारत के खिलाफ गया था, भारत इस केस को हार गया था। अब भारत जो है इसको अपील करने वाला है। ये जो द हेग में जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने जो एक वर्डिक्ट दिया था, एक जजमेंट दिया था, तो उसके खिलाफ भारत जाने वाला है। आई थिंक दिस इज़ नॉट ए राइट डिसीजन कि हम वहाँ पर उनको अपील करें। इसमें जहाँ तक मेरी समझ है भारत का इसमें कसूर है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स कोविड-19 वैक्सीनेशन, राइट, ये 1 अप्रैल से ये हो जाएगा, जो हमने डिस्कस कर लिया। होम मिनिस्ट्री ने नई गाइडलाइंस इश्यू की है, टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट प्रोटोकॉल। जैसे मैंने आपको बताया, सचिन वाजे का नाम मनसुख हिरेन के मर्डर में भी आया है एज ए प्राइम एक्यूज्ड। फिच का कहना यह है कि भारत का ग्रोथ रेट जो है वो 12.8% होगा नेक्स्ट ईयर। और इसके अलावा जो दूसरी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आइटम है वो ये है कि एक नया राग कंपोज किया गया है, जो बंगबंधु शेख मुजिब हैं, मुजिबुर रहमान, तो उनके सम्मान में ये तैयार किया गया है। इसका नाम है मोइत्री यानी कि मित्र, राइट, फ्रेंडशिप। और ये 3 लैंग्वेजेस में है, संस्कृत, हिंदी और बंगाली। तो अलग अलग लोगों ने इसको, हिंदी के लिरिक्स, संस्कृत के लिरिक्स, बंगाली के लिरिक्स जो है वो अलग अलग लोगों ने इसको कंपोज की है। तो ये नाम और सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, आप देख लीजिएगा। दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम, इसके ऊपर से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। And that's everything from my side as far as the Hindu analysis is concerned. और अब मिलेंगे कल। Till then enjoy your studies. Study IQ के ऊपर बहुत सारे वीडियोस like every day आज भी आने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगे। तो keep watching. I'll see you tomorrow. जय हिंद।